वेलकम बैक। तो ये वीडियो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल नंबर 7 में हम बात करने जा रहे हैं वेरिएबल्स के हवाले से। फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कि सी लैंग्वेज की एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो उसे बाकी बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस से डिफरेंशिएट करती है, मुमताज़ करती है। उसको अपना एक अलग उसकी आज भी इम्पोर्टेंस है इसी वजह से, और वो है उसकी मेमोरी एलोकेशन। अच्छा, इस मेमोरी एलोकेशन में जो वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स और डाटा टाइप्स हैं और इस तरह की डाटा मैनेजमेंट के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरिएबल हमें ये सारा सिनेरियो समझने में मदद देते हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि वेरिएबल्स किस तरह क्रिएट करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, सिंटेक्स क्या है जिसे हमें फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अभी इसकी तरफ भी आते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन से क्या मुराद है। अभी आप यूँ समझें कि जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं आमतौर पे। सबसे पहले तो हम उसकी डाटा टाइप बताते हैं कि इस वेरिएबल में जो हम डाटा रखने जा रहे हैं वो किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंट लिखा है, तो इससे मुराद है कि मैं इंटीजर टाइप का डाटा रखना चाह रहा हूँ जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, यानी कि उसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो उसमें नहीं आएगी। उसके बाद हमें वेरिएबल नेम असाइन करना होता है। तो वेरिएबल नेम हम कोई भी रख सकते हैं। वेरिएबल नेम के हवाले से कुछ रूल्स हैं जिसकी अभी हम बात करेंगे। उसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं विच इज़ इक्वल टू साइन। और उसके बाद हमने उस वेरिएबल में जो डाटा रखवाना है यानी कि जो वैल्यू रखवानी है वो वैल्यू बताते हैं। जैसे 43 यहाँ पे हमारा डाटा है जो हम इस वेरिएबल में रखवाना चाह रहे हैं। वेरिएबल का नाम क्या है? अमाउंट। तो हम ये कहेंगे कि हम बेसिकली वेरिएबल अमाउंट में 43 स्टोर करवाना चाह रहे हैं, उसमें रखवाना चाह रहे हैं एज ए वैल्यू, एज ए डाटा। और आखिर में हम यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करते हैं विच इज़ स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जिसके बारे में हम जो प्रीवियस वीडियो थी स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम वाली उसमें हम बात कर चुके हैं। तो ये एक प्रोसेस है जनरली। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम वैल्यू असाइनिंग करते सिर्फ वेरिएबल नेम लिखते हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ करते हैं। ये भी एक ऑप्शन है, हम इसकी तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेरिएबल क्रिएशन में दो से तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे इसको अलग से मेंशन कर देता हूँ। हम उसे कहेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। अच्छा, फिर इसी तरह से वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है विच इज़ वेरिएबल डेफिनेशन। और तीसरा जो इसमें काम होता है इम्पोर्टेंट, वो है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। राइट, अब हम इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब है। एक तो हम यहाँ से इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हम आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है जी, तो ये तीन चीज़ें अभी हमें समझनी है। राइट, इसका हम यहाँ से जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो चेंज कर लेते हैं ताकि हमें ये आसानी से समझ आ जाए। तो इन तीन चीज़ों को हमें समझना है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन बेसिकली ये है कि आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि आपके वेरिएबल का नेम क्या होगा, नंबर टू उसकी डाटा टाइप क्या होगी। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने। इसमें ये इनिशियलाइजेशन ये ऑप्शनल है, यानी कि अब मैं इसकी यहाँ पे एक एग्जांपल लिखने लगा हूँ। उस एग्जांपल से आपको ये बात मज़ीद समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए सिर्फ ये भी कर सकता था, मैं लिख सकता था इंट सॉरी इंट, और मैं लिख सकता था इंट अमाउंट। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ कर लेता, तो मेरे पास ये भी एक ऑप्शन मौजूद थी। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वैल्यू भी इनिशियलाइज़ करवाएं, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, हम इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए ये काफ़ी है। अच्छा, दूसरी बात, वेरिएबल डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल डेफिनेशन में बेसिकली होता यूँ है कि ये जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये वेरिएबल मेमोरी में इसको जगह एलोकेट होती है। यानी कि अब इसको हम समझने के लिए हम इस प्रोसेस को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वेरिएबल डेफिनेशन के केस में ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को कंप्यूटर मेमोरी में एक जगह एलोकेट की जाएगी। ठीक है, उसको यानी कि मेमोरी असाइन की जाएगी उस एंटिटी को, उस ऑब्जेक्ट को। कोशिश कर रहा हूँ मैं सिंपल से सिंपल वर्डिंग में आपको ये बात समझाऊँ। वैसे इसकी डिटेल में जाएंगे तो इसकी और भी कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं, वो आप सर्च करेंगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी हम बिल्कुल इसको इजीली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमने बता दिया उसकी डाटा टाइप क्या है, उसका नेम क्या है।
जबकि अगर हम बात करते हैं वेरिएबल डेफिनेशन की, तो वेरिएबल डेफिनेशन में उस वेरिएबल को कंप्यूटर मेमोरी में जगह एलोकेट कर दी जाती है, उसको मेमोरी असाइन कर दी जाती है, राइट। उसके बाद तीसरा प्रोसेस आता है हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन अगर हम थोड़ा मज़ीद इसको समझें तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में बेसिकली उसका जो मेन सारा रोल है वो उसकी वैल्यू के साथ है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का जो सारा ताल्लुक है वो किसके साथ है, वैल्यू के साथ। यानी कि जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और जिसको डिफाइन कर देगा, यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के बाद हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें हमें इस चीज़ को समझना होता है कि ये सारा सिनेरियो। अच्छा, इसी तरह से अगर आप इस टर्म पे गौर करें, ये जो वर्ड है इनिशियलाइजेशन, तो इनिशियलाइजेशन का वर्ड है इनिशियल से। तो इनिशियलाइजेशन इसको इसी वजह से कहते हैं कि जो हम इनिशियल वैल्यू असाइन करते हैं उस वेरिएबल को, वो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के सिनेरियो में आ जाती है, राइट। तो अब हमें ये समझने के लिए सिंपल अगर हम बात करें सी लैंग्वेज में, बेसिकली हम ये जब उसकी डाटा टाइप और सिर्फ उसका नाम बता दें और अगर हम सिर्फ इतना भी लिख दें जो मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन के सामने लिखा है, तो बेसिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन डेफिनेशन हो जाती है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन उस वक्त होती है जब हम उसको फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन करते हैं। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के केस में हमने यहाँ पे डाटा टाइप और नेम बता दिया, और उसके बाद हम क्या करें, मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा एडिट करता हूँ ताकि हम इसको समझ सकें, इस बात को भी जो मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ। जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, यानी कि वे टू हम इसे कह सकते हैं, वो ये है कि हम यहाँ पे लिखते अमाउंट इज़ इक्वल टू 43, राइट। तो ये फिर हमारे पास ये सेम उसी तरह से हो जाना था। ये यहाँ पे ये जो काम वेरिएबल डिक्लेरेशन और डेफिनेशन हुआ पहले, ये जो फर्स्ट लाइन आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर तक, और उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट था वो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का था, यानी मैंने उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी नेक्स्ट स्टेटमेंट में। तो ये मैंने आपको अलग से बता दिया। यही लाइन जो मैंने लिखी हुई है इंट अमाउंट इज इक्वल टू 43, तो इसमें बेसिकली ये तीनों काम हो गए, वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया, वेरिएबल डेफिनेशन भी होगी और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी होगी। तो अब हम आगे चलते हैं, ये तीन चीज़ें आसान आसान लफ्ज़ों में आपको बता दें। अब सिंपल होता ये है कि कंप्यूटर मेमोरी में एक एक स्पेसिफिक जो मेमोरी लोकेशन है वो आप कह दें कि असाइन कर दी जाती है उस वेरिएबल को। अब हम ये सपोज करते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी में एक असाइन कर दी गई वैल्यू, सॉरी मेमोरी लोकेशन असाइन कर दी गई। सपोज करें वो मेमोरी लोकेशन ये है, तो इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर क्या होगी, ये वैल्यू जाके वहाँ पे स्टोर हो जाएगी विच इज़ 43। हम इसको थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं और इसको अलग से मेंशन करने के लिए इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो ये आपके पास जो वैल्यू है ये कंप्यूटर मेमोरी में जाके स्टोर होगी। एक तो हमें ये समझ है। दूसरा, बाइनरी जो हमारे पास नंबर्स होते हैं और उसके हवाले से हम बात करते हैं, हमारे पास हमारी एक मतलब प्रॉपर एक सीरीज़ है नंबर सिस्टम के हवाले से, उसमें मैंने बात की थी कि बाइनरी नंबर कौन से होते हैं, ऑक्टल कौन से होते हैं, और इसी तरह से जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसका क्या सिनेरियो है, डेसिमल का क्या सिनेरियो है। तो ये हमने मेमोरी एलोकेट कर दी, ये तो बेसिकली है उस वेरिएबल की वैल्यू, राइट। दूसरी चीज़ जो आपने समझनी है वो ये है कि इसके साथ साथ एक और काम होता है, वो ये है कि ये जो हमने शुरू में इसकी डाटा टाइप बताई थी इसको भी स्पेसिफाई कर दिया गया, यानी कि साथ में ये भी उसमें आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये जो डाटा इसमें स्टोर होगा वो सारा डाटा आपका किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। ये कैसे पता चला, ये जो हमने डाटा टाइप मेंशन की है उससे पता चला है, ठीक है। तो दूसरा हमने इस चीज़ का भी यहाँ पे ख्याल रखना है। हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं, यानी कि ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे डाटा आएगा, किस वेरिएबल का डाटा आएगा, अमाउंट का, और उसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। तो अब ये जो मेमोरी लोकेशन है स्पेसिफिक, ये असाइन कर दी गई है हमारे पास जो वेरिएबल है जो अभी हमने डिक्लेयर करके इनिशियलाइज किया था, ये जो न्यू वेरिएबल क्रिएट किया है विच इज़ अमाउंट। तो इस वेरिएबल को बेसिकली ये मेमोरी लोकेशन असाइन कर दी गई है। अभी सिंपल आप इसको यहाँ इस प्रोसेस को समझ लें। तो अब दोबारा मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, दोबारा से देखें। आपकी वेरिएबल क्रिएशन के बाद हुआ यूँ है कि कंप्यूटर मेमोरी में एक स्पेसिफिक मेमोरी एलोकेट की गई, वहाँ पे वो वैल्यू स्टोर हो गई विद अ रिस्ट्रिक्शन कि आपने ये जो डाटा टाइप यहाँ मेंशन किया है इसमें सिर्फ उसी टाइप का डाटा आएगा, और
इसके अलावा ये है कि वो उसको असाइन कर दिया गया उस वेरिएबल के हवाले से, एक चीज़ ये। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, वो थोड़ी सी टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं कोशिश करूँगा उसे आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ। वो ये है कि ये जो मेमोरी एलोकेट की गई है, कंप्यूटर मेमोरी, इसका एक स्पेसिफिक एड्रेस है। वो एड्रेस मुख्तलिफ़ तरह से हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे उसमें एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ FE 031। ये हमने ऐसे खुद से ही सपोज की है। मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या सिनेरियो है या इसका क्या मतलब है और ये मैंने क्यों लिखा है। अब ये यहाँ पे आ गया। अब ये वैल्यू नहीं है, ये बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी की जो मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशंस होती हैं, तो हर मेमोरी लोकेशन यूनिक होती है और उस मेमोरी लोकेशन का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। तो जब उसको मेमोरी असाइन की जाती है, तो बेसिकली उस मेमोरी लोकेशन को भी एक एड्रेस असाइन किया जाता है। और वो एड्रेस जो है वो ज़्यादातर वो आप यूँ समझ लें कि वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। तो ये FE वगैरह को देख के आपने परेशान नहीं होना। मज़ीद अगर आप देखना चाहें नंबर सिस्टम के हवाले से, नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं और उसमें किस नंबर सिस्टम का क्या रोल है कंप्यूटर साइंसेज में, और ख़ास तौर पे जब हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो उसकी आपको एक अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी नंबर सिस्टम के नाम से, और अदरवाइज़ मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। बहरहाल सिंपल अभी प्रोसेस इस सारे को हम समराइज़ करते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ मूव करते हैं कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर और डिफ़ाइन किया, उसके बाद उसको एक वैल्यू असाइन की, वो मेमोरी में जाके वो वैल्यू स्टोर हुई, उसको मेमोरी लोकेशन असाइन की गई और उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस है विच इज़ यूनिक, और हमने उसकी डाटा टाइप मेंशन कर दी। तो ये मुख्तसर सी ये स्टोरी है सारी वेरिएबल्स के हवाले से सी प्रोग्रामिंग में। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें कि मेमोरी एलोकेट किस तरह से की जाती है, डाटा किस तरह से मैनेज किया जाता है वाइल प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो विजुअल स्टूडियो कोड में अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम वेरिएबल्स डिक्लेयर और डिफ़ाइन करते हैं, और इसी इसी सारे सिनेरियो को जो भी हमने समझा है इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रोग्रामिंग एरर्स। अभी हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, इसका हम नाम रख देते हैं वेरिएबल्स डॉट सी। इसके बाद इसको हम एंटर करते हैं, ये एक नई फाइल क्रिएट होगी। अब यहाँ पे अगेन हम उसी तरह से हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं stdio.h void main, यहाँ पे हम डिलिमिटर्स लिखेंगे। अच्छा, अब हम मेन फंक्शन में आ गए। अब वेरिएबल हमने एक डिक्लेयर करना है, इसी वेरिएबल को जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इसको अब हमने समझने की कोशिश करनी है। वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले मेरा ख्याल है कि यहाँ से हम इसको फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर लें। मैं सेटिंग में जाऊँगा, यहाँ से फिर सेटिंग में जाऊँगा, और इधर से ये मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है फ़ॉन्ट साइज़ की। तो फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे इसका 16 कर देते हैं, उम्मीद है कि ये हमें हेल्प आउट करेगा। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने 16 कर दिया। वापस आते हैं, फ़ाइल थी हमारी वेरिएबल्स डॉट सी की, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा होगा। दोबारा देखते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 16 18 करके देखते हैं। ठीक है, दोबारा से चलें। अब फ़ॉन्ट साइज़ हमने थोड़ा सा इसका इंक्रीज़ कर दिया ताकि यहाँ पे जो कोड लिखें वो आसानी से हमें नज़र आ सके। बहरहाल, तो अब उसी वेरिएबल को हम लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या मेंशन करना है, डाटा टाइप। डाटा टाइप हमने लिख दी इंटीजर। डाटा टाइप्स की आगे चल के हम डिटेल में बात करेंगे, बहुत सारी डाटा टाइप्स हैं। इससे नेक्स्ट सेगमेंट में हम डाटा टाइप्स पे आएंगे। तो इंट हमने लिख दिया, विच मीन्स कि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं। उसके बाद हमने वेरिएबल नेम लिखा विच इज़ अमाउंट। उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया यानी कि इक्वल टू साइन। फिर हमने वो वैल्यू लिखी 43। उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर लिखा यानी कि सेमी कॉलन। और इस तरह से हमारी यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर लिया, इनिशियलाइज भी कर लिया। और वो तीनों प्रोसेस हो गए जो हमने अभी बात की थी। इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करें, कंट्रोल एस। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं, इसको डिबग करते हैं इस फाइल को, ताकि हमें पता चले कि इसमें कोई एरर्स तो नहीं है। टर्मिनल में गए, प्रॉब्लम्स में कोई एरर नहीं है जी। ठीक है जी, अब हम इसको यहाँ से इधर दोबारा क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे करते हैं रन कोड। कोड हम रन करते हैं, जस्ट अ मिनट, इसको सेव किया। उसके बाद दोबारा से हम इसको यहाँ पे रन C++ फाइल, और उसके बाद ये इसको
रन करने के बाद डेफिनेटली आउटपुट नहीं देगा। मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि जो हमारी फाइल्स हैं, बिल्कुल, तो आपने देखा है मैंने इसको सेव करके जब रन किया है तो उसकी ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बन गई है। इसकी हम पहले बात कर चुके हुए हैं। ये बेसिकली हमारी सोर्स फाइल है .c वाली, और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो ये सारा प्रोसेस हो गया। अब आपने देखा कि यहाँ आउटपुट में कुछ नहीं आया। आउटपुट में उस वक्त आएगा जब आउटपुट के लिए आपको पता है हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो आउटपुट उस वक्त आएगा जब हम प्रिंट एफ में ये लिखेंगे प्रिंट एफ, वेरिएबल नेम क्या है, अमाउंट, और सेमी कॉलन यूज़ करूँगा। अच्छा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा सेव करने के बाद। चाह मैं ये रहा हूँ कि अमाउंट के अंदर जो वैल्यू है ये बेसिकली शो कर दे। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे उम्मीद है कि आउटपुट शो नहीं करेगा, बल्कि एक एरर आ गया हमारे पास। अभी हम देखते हैं एरर क्या है। वो कहता है पासिंग आर्गूमेंट वन ऑफ प्रिंट एफ मेक्स पॉइंटर फ्रॉम इंटीजर विदाउट अ कास्ट। अच्छा, अब इसको समझें। हमारे पास सी लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर की हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ ये समझें, जैसे प्रिंट एफ में हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने डबल कोट्स यूज़ किए, यहाँ पे कोमा यूज़ किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अमाउंट, या कुछ भी आप लिख दें, टोटल अमाउंट इज़। अब ये मैं जो भी लिख रहा हूँ ना, ये आप देखेंगे कि डबल कोट्स में जो लिख रहा हूँ वो आउटपुट में नज़र आएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, लेकिन स्टिल ये हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। उसकी ये रीज़न है, हम यहाँ से टर्मिनल में जाते हैं, टर्मिनल में जाके इसको पहले सेव करते हैं, इसको रोकते हैं। ये अब आपने ये समझ नज़र आ, ये जो टोटल अमाउंट इज़ एज इट इज़ नज़र आएगा। यहाँ पे मैं इसके बाद लिख रहा हूँ परसेंटेज, उसके बाद मैं यहाँ पे डी भी लिख सकता हूँ, मैं आई भी लिख सकता हूँ। ये दोनों इंटीजर के लिए यूज़ होते हैं। परसेंटेज के बाद डाटा टाइप के मुताबिक यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। तो ये मैंने लिखा परसेंटेज आई। अच्छा, होगा ये कि अमाउंट में जो वैल्यू होगी वो इस जगह पे शो होगी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे ये देखना है कि मैंने इसको सेव किया भी है या नहीं। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद सेव करते हैं। अब इसको डिबग करते हैं। डिबगिंग में उम्मीद है कि कोई एरर नहीं आएगा, और एरर नहीं आया। अब हम इसको यहाँ से इस फाइल को रन करते हैं। फाइल को रन किया है तो आउटपुट डिस्प्ले क्यों नहीं हो रही, इसे अभी हमें देखना है कि यहाँ पे क्या मसला आ रहा है। दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, प्रिंट एफ हमने ठीक लिखा है, टोटल अमाउंट इज़, ये बाकी सारा कुछ हमने ठीक लिखा है। तो इसको यहाँ पे ये शो करना चाहिए, अमाउंट इज़ इक्वल टू 43। स्पेलिंग भी ठीक है, परसेंटेज आई की जगह पे हम डी लिख के देखते हैं। वैसे इसकी वजह से एरर तो नहीं आना चाहिए। लेट्स सी, इसको सेव नहीं किया हमने, तो सेव करने के बाद दोबारा से हम इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। सही है, तो अभी इसमें ये आउटपुट डिस्प्ले नहीं कर रहा। हम सिर्फ यहाँ पे अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करें, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, सिंटैक्स में कहीं मिस्टेक तो हम नहीं कर रहे। सेव करते हैं, सेव करने के बाद दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, पहले एक दफ़ा डिबग कर लेते हैं। चलें जी, दोबारा से हमने इसको डिबग किया। प्रॉब्लम में देखेंगे कि कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई एरर नहीं है। इसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। जी, तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट नहीं शो कर रहा, उसकी वजह ये है। चलें जी, एरर रिजॉल्व हो गया, और थैंक्स टू स्टैक ओवरफ्लो वहाँ से हमने देखा है कि क्या इशू आ रहा है। तो पता ये चला है कि कोई इशू नहीं है। एक तो हमने विजुअल स्टूडियो कोड को रीस्टार्ट किया है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे ये जो डिबगिंग का ये जितना भी सिनेरियो इस साइड पे आ रहा था उसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो ये खुशकिस्मती से दोबारा चल गया। स्टैक ओवरफ्लो पे फिर किसी वक्त में बात करेंगे। अभी हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। यहाँ से अब हम इसको रन करते हैं। रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है विच इज़ 43। अब होता ही है बेसिकली कि ये जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा है परसेंटेज आई विच इज़ इंडिकेटिंग इंटीजर, डी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो वो क्या करता है कि
इधर पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर, इधर से पहला वेरिएबल उसकी वैल्यू यहाँ पे लाके शो करवा देता है। उसकी वैल्यू 43 थी, वो उसने शो करवा दी। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा सिनेरियो है। हमने वेरिएबल क्रिएट किया, उसको वैल्यू असाइन की, वैल्यू असाइन करने के बाद हमने उसे प्रिंट करके देखा। अच्छा, आगे चल के बहुत सारी डाटा टाइप्स हैं और फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस, ये दो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आगे चल के हम डाटा टाइप उसके बाद और ख़ास तौर पे जब हम प्रिंट एफ की डिटेल में बात करेंगे तो उसमें हम इन चीज़ों को देखेंगे। अभी आप फ़िलहाल इसको इस हद तक समझ लें ताकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। तो ये तो हमने बात कर ली वेरिएबल क्रिएशन की। अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कुछ रूल्स की। रूल्स किस चीज़ के हैं? रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स के। जब हम वेरिएबल का नाम रखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इस वेरिएबल का नाम अमाउंट रखा है, तो उसके हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। ये तकरीबन 5 to 7 मोस्ट कॉमन रूल्स हैं जिसको हम अमूमन कंसीडर करते हैं। उन सबको हम देख लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम डाटा टाइप हमने मेंशन कर दी। आपका फोकस इस चीज़ पे रहना चाहिए जो भी हमने बात की थी वेरिएबल नेम के हवाले से। तो वेरिएबल नेम क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इसका रूल है वो ये है कि आपके वेरिएबल नेम में आप लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। ये तीन चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आप इसको लिख सकते हैं वैल्यू 1, तो मैंने इसमें लेटर्स भी यूज़ किए, नंबर भी, डिजिट भी यूज़ कर लिए और इसके अलावा मैं इसमें अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकता हूँ, यानी मैं वैल्यू के बाद अंडरस्कोर लिख सकता हूँ। ठीक है, इज़ इक्वल टू 23। तो या कुछ भी आप लिखना चाहें, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन पे हम फिलहाल सिर्फ रहते हैं। तो मैंने ये वेरिएबल का नाम रखा वैल्यू अंडरस्कोर 1। ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि हम लेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटर्स के अलावा अभी हमने क्या बात की, दूसरी डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं और क्या यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। ये फर्स्ट रूल है, इसको आपने जहन में रखना है। इसके अलावा कोई स्पेशल करेक्टर अलाउ नहीं है अंडरस्कोर के अलावा। जो सेकंड रूल है हमारे पास वो ये है कि फर्स्ट करेक्टर जो है वो हर सूरत आपका लेटर होना चाहिए। यानी आप ये नहीं रख सकते इंट 1 वैल्यू, ये देख रहे हैं एरर यहाँ पे शो कर रहा है, मैं इसको एंटर करता हूँ, यहाँ पे देखें ये सिंटैक्स एरर कंसीडर होगा। आप यहाँ पे जो फर्स्ट इसका स्नैरियो है, फर्स्ट करेक्टर जो है वो आप डिजिट नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, फर्स्ट करेक्टर शुड बी एन अल्फ़ाबेट। ये सेकंड रूल है इसका। तो अगर आप यहाँ पे इसको इस तरह से कर दें, A1 वैल्यू दरमियान में यूज़ कर लें, डिजिट्स आखिर में यूज़ कर लें, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन शुरू में यूज़ करेंगे तो एरर आएगा। इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि हमें इस चीज़ को कंसिडर करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं रूल नंबर 3 पे। जब हम नेम रखेंगे किसी वेरिएबल का, तो वेरिएबल नेम के हवाले से जो थर्ड इम्पोर्टेंट इसका रूल है वो हमें ये जहन में रखना है कि सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो उस सूरत में ऊपर देखें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया अमाउंट। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें मैं ए कैपिटल लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ AMOUNT। ठीक है, तो अब ये आपने जहन में रखना है कि केस सेंसिटिव, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है, केस सेंसिटिव होना आपने जहन में रखना है। अमाउंट और ये वाला अमाउंट ये दोनों सेम नहीं है। इसमें देखें ये स्मॉल है, इसमें फर्स्ट ए जो है वो कैपिटल है। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल कंसिडर होंगे। देखें अगर सेम होते तो यहाँ पे वो हमें एरर दे सकता था कि ये सेम आप क्यों यूज़ कर रहे हैं। इसकी एक और एग्जांपल ये दे देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। मसलन अगर आप यूज़ करते हैं इंट और सारे कैपिटल यूज़ कर लेते हैं हम अमाउंट, अच्छा ये एक तीसरा वेरिएबल कंसिडर होगा। ठीक है, यानी वेरिएबल नंबर 1 ये वाला अमाउंट, ये वाला ये सेकंड वेरिएबल जिसमें हमने ए कैपिटल रखा है, और ये थर्ड वेरिएबल जिसमें हमने सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल रखे हैं। तीनों का देख लें, तीनों का नेम सेम है, तीनों अमाउंट के नाम से, लेकिन तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो आपने जो केस सेंसिटिविटी है सी लैंग्वेज की कि वो अपर केस को और लोअर केस को अलग अलग तरीके से डील करता है, उसको एक जैसा नहीं समझता, इस चीज़ का ख्याल रखना अलाउ है आपको। आप चाहे वेरिएबल नेम में स्मॉल लेटर यूज़ करें चाहे कैपिटल लेटर यूज़ करें, लेकिन वो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये ना हो कि यहाँ पे आप स्मॉल लेटर यूज़ कर रहे हैं और आगे चल के आप जब आउटपुट की बारी आए तो इधर आप कैपिटल ए लिख दें।
तो जब इधर आप कैपिटल ए लिखेंगे तो वो इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, अगर वेरिएबल मौजूद नहीं होगा तो वो आपको एरर भी देगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास है इसका थर्ड रूल। फोर्थ रूल की अगर हम बात करें तो वो है कि आप कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। आपको याद होगा लास्ट टाइम, मैं आपको दोबारा से रेफरेंस दूंगा। प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने बात की है कीवर्ड्स के हवाले से। तो कीवर्ड्स के हवाले से हम मूव करते हैं उसी स्क्रीन पर वापस। देखें, ये हमने कुछ कीवर्ड्स डिस्कस किए थे कि ये सी लैंग्वेज के कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं, इसको हम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी बात हमने ये भी कही थी उस वक्त कि जब हम वेरिएबल नेम रखेंगे या किसी भी चीज़ का कोई नाम असाइन करेंगे तो उसमें कीवर्ड्स नहीं हम रख सकते। अब ये देखें, ये सारे कीवर्ड्स हैं 32। इन 32 कीवर्ड्स में से कोई भी कीवर्ड आप एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। अब हम ज़रा इसकी एग्जांपल देखते हैं। इनमें से कोई एक कीवर्ड उठाते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ एक कीवर्ड पड़ा हुआ है, ये लिखा हुआ है एल्स। ठीक है, तो इस नाम से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। वापस जाते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो विजुअल स्टूडियो कोड में जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट, कीवर्ड क्या था, एल्स। ये लें जी, मैंने कहा एल्स इज इक्वल टू 54। अब देखें एरर दे रहा है, देख रहे हैं, एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफायर। तो वो बता रहा है कि आप यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। हम अगर प्रॉब्लम्स के सेगमेंट में जाके देखें, सिंटैक्स एरर देगा, एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफायर का आपको एरर दे रहा है लाइन नंबर 11 पे। आपको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करने देगा क्योंकि आप सी लैंग्वेज का रूल वायलेट कर रहे हैं कि कीवर्ड्स आप एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हमारे पास फोर्थ रूल है वो है कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो अभी हम इसको, इस पूरी लाइन को कमेंट कर देते हैं ताकि ये जो एरर आ रहा है ये ख़त्म हो जाए। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है, जब हमने किसी वेरिएबल का नाम रखना है तो उसका हमें ख्याल रखना है, वो ये है कि आपका वेरिएबल नेम काफ़ी लेंथी हो सकता है, लेकिन जो आपके फर्स्ट 31 करेक्टर्स हैं वो सिर्फ उसी को ही कंसीडर करेगा। आपने मसलन आप वेरिएबल नेम लेंथी रखना चाह रहे हैं तो आप ये रख सकते हैं कि टोटल अमाउंट चार्ज फॉर दिस प्रोडक्ट। तो अब ये देखें, ये काफ़ी सारे हमारे पास इसमें करेक्टर्स आ गए हैं, ये हम गिन लेते हैं। ये यहाँ तक 20 हैं, उसके बाद ये हैं तो ये 37 के करीब जो हैं ये करेक्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें आपने समझना है। अब देखें एरर नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आपको अभी क्या बताया रूल्स में कि हम वेरिएबल नेम में 31 करेक्टर्स तक हम इसको रख सकते हैं, ये हमें रखना चाहिए। अब मैंने ये देखें, ये तकरीबन 40 के करीब करेक्टर्स हैं, रख लिए हैं, उसने एरर नहीं दिया। लेकिन ये आपने याद रखना है कि इनमें कंसीडर जो हैं वो फर्स्ट 31 ही होंगे। इस चीज़ को आपने देखना है। ठीक है, यानी कि ये अगर फॉर एग्जांपल ये 40 हैं तो ये आखिरी हम 9 हटा देते हैं, तो ये बेसिकली कंप्यूटर इसको, सॉरी, ये जो कंपाइलर है वो इसको इस तरह से कंसीडर करेगा। इस चीज़ को आपने समझना है। इसलिए कोशिश करनी है हमने कि जो वेरिएबल नेम की लेंथ है मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम, ये हमने रखना है 31 करेक्टर्स तक। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। ठीक है, ताकि इस तरह का कोई इशू ही ना आए। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास इसी तरह से एक दो और चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल करना है। मसलन स्पेसिस अलाउड नहीं है, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि आप जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू 1, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ इंट वैल्यू स्पेस 1। ये लें, अब ये देखें एरर दे रहा है। ये एरर क्या दे रहा है कि वो इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा। यानी यहाँ तो आप इज इक्वल टू साइन लिखेंगे कि आप ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं,
ठीक है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है ना। मसलन मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ टोटल स्पेस अमाउंट, अब इस पे भी देखें आप, ये लें हम इसको सेव करते हैं, ठीक है, तो ये एरर दे रहा है। आप यहाँ पे अंडरस्कोर तो यूज़ कर सकते हैं, स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। कि आपने नाम रखा टोटल स्पेस अमाउंट, ये अलाउ नहीं है। तो अगला रूल हमारे पास क्या है, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसको हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं, अदरवाइज़ ये हमें एरर देता रहेगा। अच्छा, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो है, ये हमने बात कर ली है, तकरीबन 6 रूल्स डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपका जो एक वेरिएबल नेम है, वो कोशिश करनी है कि वो एक ही डाटा टाइप के लिए आप उसको कंसिडर करें। उसकी क्या रीज़न है, उस पर हम बात करते हैं। वो ये है कि ये देखें, आपने यहाँ पे ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। इस वेरिएबल को हम ले लेते हैं वैल्यू 1 को, ठीक है, इंटीजर टाइप का। अब मैं यहाँ पे एक और डाटा टाइप होती है हमारे पास, उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, फ्लोट, जिसमें हम वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। तो मैं कहता हूँ फ्लोट वैल्यू 1, नेम मैं सेम रख रहा हूँ वैल्यू 1, ये लें, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें इशू क्या है कि जब आप वैल्यू 1 एक्सेस करेंगे तो उसमें फिर ये हमारे पास ये प्रॉब्लम देगा। मैंने सेम नेम रखा है, लेकिन यहाँ पे इंटीजर लिखा है, यहाँ पे फ्लोट लिखा है। तो हमने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि जो वेरिएबल है उसको सिर्फ एक ही डाटा टाइप के लिए हम उसको कंसीडर करें। ये कुछ रूल्स हैं जिनका हम ख्याल रखेंगे तो उम्मीद है कि वेरिएबल क्रिएशन के हवाले से हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा जो डाटा टाइप्स हैं, मुख्तलिफ डाटा टाइप्स हम यूज़ कर सकते हैं इनके हवाले से। और इसके अलावा जो डाटा टाइप्स के साथ साथ जो मुख्तलिफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। आगे चल के हम बात करेंगे डाटा टाइप कौन कौन सी हैं हमारे पास, और इसके अलावा किस डाटा टाइप में कितने हम यूज़ कर सकते हैं। वो मेमोरी में, मतलब कि वो कितनी जगह लेती है, कितनी स्पेस उसको एलोकेट करती है। तो मेमोरी मैनेजमेंट के हवाले से जो इसका नेक्स्ट सेगमेंट है डाटा टाइप्स वाला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।